हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज बात करूंगी इनोवेशन की। इनोवेशन कहीं भी हम कर सकते हैं, चाहे उसके लिए हमें किसी फैसिलिटीज की जरूरत नहीं। आज मैं बात करूंगी तौसीफ अली की, जो फार फ्लंग एरिया दक्षिण मड़वा के रहने वाले हैं, जिन्होंने एक इनोवेशन की है, एक रूम हीटर, पोर्टेबल रूम हीटर की इनोवेशन की है, जिसे हम बुखारी भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर फार फ्लंग एरियाज में जो है हम बुखारी का इस्तेमाल करते हैं, जो मिट्टी का बना होता है और जिसमें लकड़ियों का इस्तेमाल जो है काफी ज्यादा होता है। तो हमारे साथ तौसीफ जो है वो जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इनोवेशन की। और मैं आपको बता दूं, इस पोर्टेबल हीटर के लिए इन्हें कंसोलेशन अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो सीधा ले चलते। तौसीफ, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। तौसीफ, अगर आपकी इसकी बात, इनोवेशन की बात की जाए, किस तरह से आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आया कि गांव को लोग, क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं काफी प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ता है, उन सबके चलते किस तरह से आपने इस कॉन्सेप्ट को लाया? सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं जिस जगह में रहता हूँ, मड़वा वार्ड 1 जो है, ये बहुत फार फ्लंग एरिया है, जहाँ पे न पावर है, न रोड कनेक्टिविटी है, और न ही वहाँ पर बिजली है, मतलब न मोबाइल सिस्टम है, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम है, न नेट चलता है। बिल्कुल फार फ्लंग एरिया है, हर तरीके से वो पसमानदा इलाका है। वहाँ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक गाड़ी नहीं देखी है। इमेजिन कर रहे हैं कि मतलब इस सदी में भी, जबकि हम बहुत आगे हैं, हम आज चांद पे बस्ती लगाने की सोच रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसे इलाके, जिस तरह से मैं बात करूंगी, सरकार द्वारा बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि हर गांव में जो है बिजली पहुंचाई जाएगी, क्या आप उन सब फैसिलिटी से वंचित रहे? मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो नेता लोग होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो हम जैसे सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ बनाने में बहुत जल्दी मतलब कामयाब हो जाते हैं। हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने में बस उन्हीं दिनों में आ जाते हैं। वो लोगों को कुछ सी अच्छी खूबसूरत बातें कह करते हैं और उन वोट ले लेते हैं। तो उसके बाद फिर वही के वही, मतलब मैं आपको ये कहूँगा कि 6 महीने टोटल कटअप रहता है मड़वा पूरी दुनिया से, मतलब कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है। जब बर्फ़ पड़ जाती है तो उन दिनों में जब वहाँ पे लोग बीमार होते हैं, लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो मतलब इंसान को दुख होता है कि जब इंसान खुद ही देखता है अपने सामने कोई मरता हुआ। जब हम ये देखते हैं कि सिर्फ एक दवाई की वजह से, मेडिसिन न मिलने की वजह से कोई मर रहा है हमारे सामने, तो और जिस तरह से होता है कि सर्दियां वहां पे काफी ज्यादा रहती है, बर्फ पड़ती है, तो लोग बाहर भी नहीं जा सकते, जिसके चलते जो बुखारी है, जहाँ पे अपने आप को हीट देनी है, तो वो बाहर से लकड़ियां लेके आते हैं। काफी ज्यादा लकड़ियों का जो इस्तेमाल होता है। आपने जो एक इनोवेशन की है, उससे मैंने जहां तक आपने मुझे बताया था कि उसमें लकड़ियों का कम इस्तेमाल होता है, उसके बारे में थोड़ी सा आप बताइए। जी, जो ये मेरी इनोवेशन है, इसका नाम है पोर्टेबल रूम हीटर, या आप ये कह सकते हैं कि कश्मीरी बुखारी जो है। जी जी जी। तो जो पहले बुखारी होती थी, या पहले जो वहाँ पे जो हमाम्स वगैरह जो होते हैं, ये जो बुखारी होती थी, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब भी इसमें हम जलाते थे, ये तब तक ही हमें हीट देता है, तब तक ही रूम को टेम्परेचर देता है, रूम को का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, जब तक उसमें कोई फ्यूल जलेगा, जब तक उसमें लकड़ियां जलेगी। तो उसके बाद लकड़ियां जलनी खत्म हो जाएंगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वापस ठंड हो जाता है। तो इसमें क्या खूबी है कि अगर हमने इसको जलाया, 15-20 मिनट हमने इसको जलाया, 1-2 किलो लकड़ी इसमें जलाई, तो उसके बाद ये रूम टेम्परेचर जो है मतलब मेंटेन रखता है तकरीबन 4 घंटे तक, मतलब हीट को स्टोर करने के बाद फिर ये रूम टेम्परेचर मेंटेन। पोर्टेबल रूम हीटर की बात चल रही है, आप तस्वीरों में देख ही सकते होंगे कि किस तरह से ये है जो आपने इनोवेशन की है। इसका कॉन्सेप्ट आपने कब लाया, कि आपने जब देखा कि गांव वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कहीं दूर दूर जाके वो लकड़ियां लेके आते हैं, तो इसके क्या खासियत है, इसमें कितनी लकड़ियों का इस्तेमाल? सबसे बड़ी बात जो है कि जो हमारे इलाके में या कश्मीर में किसी भी जगह, तो जब सर्दियां होती है, ठंड होती है, तो पावर की सप्लाई जो होती है वो बहुत कम रहती है। तो हमारे इलाके में तो पावर होता ही नहीं है। तो अगर पावर होता भी है, तो बॉयलर और जो रूम हीटर्स लगाने की वजह से आए दिन ट्रांसफार्मर डैमेज होते हैं। तो बर्फ पड़ने के बाद वहाँ पे पावर नहीं होता था। तो उस सिलसिले में बहुत सारी प्रॉब्लम, जब मैं रेंट में रहता था अनंतनाग में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी सर्दियों में। तो फिर मैंने सोचा था कि जो यहाँ पे जो बुखारियाँ हैं
हैं या जो ये हमाम है, कुछ ऐसा किया जाए जिससे मतलब ठंड भी ख़त्म हो जाए, जिससे हमें गर्मी भी मिले लेकिन खर्चा उस पर कम हो जाए, मतलब कास्टली कम हो जाए और उसमें जो फ्यूल होगा वो कम लग जाए, तो फ्यूल कम खर्चा हो जाए। तो हमारे इलाके में क्या होता है कि टनों के हिसाब से हम लकड़ियाँ जमा करते हैं सर्दियों के लिए। तो उसका क्या होता था, 2-3 महीने बाद वो ख़त्म हो जाती, डिफॉरेस्टेशन हो जाती थी, आए दिन जंगलात ख़त्म होते जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी चीज़ जो मेन प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन की, जो इतनी सारी लकड़ियाँ हर घर में होती है वो ख़त्म होती है, उसका मेन काज क्या है, किस लिए वो लगती है। तो उसका मेन रीज़न था कि सर्दियों में गर्मी की ज़रूरत, मतलब कि हीट सिस्टम को। तो हीट सिस्टम के लिए ये ज़रूरी था कि हमें हीट तो ज़रूरत है ही, कुछ तो कर नहीं सकते उसके लिए। तो उसके लिए अगर हीट ज़रूरत है तो क्या कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे मतलब फ्यूल कम लगे, जिसमें लकड़ियाँ कम लगे। लकड़ियाँ कम लगने के बाद आपको आराम ज़्यादा दे, कंफर्टेबल ज़्यादा हो, यूनिकनेस हो। तो उसमें ये चीज़ है कि अगर आपने जलाया उसको सिर्फ 20 मिनट जलाओ, उसके बाद वो रूम को टेम्परेचर मेंटेन रखती है। या आप ये ऐसा भी कह सकते हैं 2-3 किलो लकड़ियां उसमें जलाने के बाद जितना एक व्यक्ति एक दिन में जो है लकड़ियां लेके आता है, जब ये चीज अगर उसके पास है वो इस्तेमाल करता है इस चीज को, तो कितने दिनों में जो एक दिन की लकड़ी यूज होती है वो कितने दिनों तक चलेगी इस हीटर के साथ? तकरीबन 10 दिन आप समझ लीजिए कि मतलब एक दिन की लकड़ियां जो इस्तेमाल होती थी या उससे भी ज्यादा, क्योंकि वहां पर क्या होता है बुखारी में कंटिन्यूसली आपको लकड़ियां डालनी पड़ती है। या आपके पास अगर वो बड़ा हमाम होता है तो उसमें तकरीबन 100 किलो लकड़ियां लगती है, उसके बाद वो गर्म हो जाता है। तो इसमें कंटिन्यूसली आपको लकड़ियां नहीं डालनी है। मेरे ख्याल में अगर ये आप मानोगे कि 20 दिन 30 दिन, जैसे कि हमारे इलाके में जैसे हम लकड़ियां इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से ये तो 20 दिन तक का खर्चा है, मतलब कि एक दिन में 20 दिन का खर्चा बच जाएगा, मतलब बहुत कम लकड़ियां उसमें। आपको अपनी इस इनोवेशन के लिए जो कंसोलेशन एक अवार्ड मिला, उसका सिलसिला कब शुरू हुआ, आपने कब आपको ये अवार्ड से नवाजा गया? बेसिकली मैं आपको बताऊं कि कहाँ से मैंने शुरुआत की थी, कि कैसे ये मतलब बचपन से ही मेरे जहन में ऐसे आइडियाज़ होते थे, मतलब छोटे मोटे आइडियाज़ होते थे। वो मेरे मतलब पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे इलाके वाले कुछ लोग जानते हैं, उनको पता है कि कभी हार्ट की स्टिक्स बनाना, कभी डीसी मोटर बनाना, जिस तरह से हम स्कूल में भी आजकल इनोवेशन करते रहते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं बनाता रहता था। उनको पता है, वो जानते हैं कि मतलब ऐसी ऐसी चीजें, कोई हंसा देने वाली चीज, कोई अजीब, मतलब क्या क्या बनाते थे? बहुत सारी चीजें बनाई है मैंने। एक मतलब कि हमारे साइड से जब बर्फ का मौसम होता था, फिर जब बर्फ पिघलती थी वहां से पानी निकलता था, तो फिर मैंने वहां पे एक छोटा सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया था। मतलब बहुत उनको कुछ लोग जानते भी हैं। डीसी गिटार बनाया था, और तब क्या उम्र थी आपकी? हॉकी स्टिक्स वगैरह। ये मतलब 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास के दौरान इन चीजों का किया था, की थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये छोटी मोटी चीजें मैंने बनाई थी, मतलब घर में ही खेलते खेलते ये छोटी चीजें करते थे इंसान, मतलब कि बचपन से इस तरफ रुझान था आपका? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जब क्या हुआ कि जब मैं अनंतनाग गया 11th क्लास में, तो वहाँ पर मैंने ये देखी कि ठंड, मतलब ऐसी ठंड, फिर रेंट रूम पे, ऊपर से हाईली कास्ट, सबसे ज़्यादा खर्चा मतलब इंसान को हीटिंग सिस्टम पे वहाँ आता है। तो इस सिस्टम को अगर इंसान इस्तेमाल करेगा तो मेरे ख्याल में तकरीबन जहाँ 100 रुपया अगर आपका खर्चा होता है दिन में, तो आपका मतलब 20-30 रुपये तक खर्चा कम हो जाएगा, मतलब आपका खर्चा तकरीबन 70% कम हो जाएगा। जी, ये जो आपने पोर्टेबल रूम हीटर बनाया, इसके साथ साथ आपने कई और कॉन्सेप्ट्स भी आप लेके आए हैं जो आपने आगे भी अपनी बात पहुंचाई हुई है, उसके बारे में बताइए। जो मतलब जब मैंने ये पहले ये जो आइडिया जब मैंने पहले दिया था, तो उसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में इसको देखा गया। तो वहाँ पर जब इसको देखा गया तो उसके बाद उन्होंने इसको आगे भेजा। तो उसके बाद लेटर आई उन्होंने, कहाँ पे भेजा? अहमदाबाद में, जहाँ पर इसका हेड ऑफिस है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का। तो उन्होंने वहाँ से इसका मतलब लेटर भेजे, एक्सेप्टेड आया। तो मतलब बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने सपोर्ट। जो आपका ये पोर्टेबल रूम हीटर है, ये ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ तक अभी तक पहुँचा है? जो ये रूम हीटर है अभी तक, मतलब ये एक्चुअली ये जो अभी कश्मीर की प्रॉब्लम है तो ये कश्मीर में ही होगा, लेकिन एग्जीबिशन के लिए इसको अहमदाबाद में भी लिया गया, इधर उधर वर्कशॉप भी जिस तरह से होते हैं वहाँ पर ले जाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये कश्मीर की प्रॉब्लम है तो इसलिए कश्मीर में ही रहा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आपका, किस चीज पे आप काम करने वाले हैं? एक्चुअली जो मतलब जो ये इनोवेशन है, मतलब इसमें बहुत टाइम हुआ,
आई एम हाईली थैंकफुल उन लोगों का जिन्होंने इसमें बहुत साथ दिया। मतलब कि मुझे याद है कि अगर मैं पीछे देखता हूँ तो अगर हकीकत माने के ऊपर वाले के करना था, ये ऊपर वाले की मर्जी थी, लेकिन उन लोगों ने अगर मुझे इस लेवल तक नहीं आपको पहुंचा पहचाना नहीं होता, आपकी जो आप में कला है उसको पहचाना नहीं होता। हाँ, तो ये जो आपने ये मतलब जो बनाया इसको कितना समय लगा बनाने में? इसमें तकरीबन आज तक 7-8 साल अभी तक हुए हैं, लेकिन उसे आइडिया तो पहले से ही था, पहले से मतलब ये चल रहा था प्रोसेस। लेकिन ये जो अभी तक बना 2011 में, मतलब पहली 8 साल का समय लिया इसने बनने में। मतलब कभी इसमें आए दिन चेंजिंग होती रहती है। मतलब इसकी मार्केटिंग भी इसलिए नहीं हुई क्योंकि कभी कभार ऐसा ख्याल आता है कि अब ऐसे मतलब अच्छा, कॉन्सेप्ट जो है आपके चेंज होते रहते थे, उस वजह से इसमें देरी लगी है। तो इसी वजह से तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मतलब योगदान है, खासकर एनआईएफ का मैं हाईली थैंकफुल हूँ। मतलब प्रोफेसर बरकत सर का, नदीम सर का, सब्जार सर का, जिन्होंने इसमें बहुत हम कोई भी चीज बना ले वो तब तक नहीं कामयाब रहती है जब तक वो लोगों तक ना पहुंचे। जब तक उसका इस्तेमाल नहीं होगा तब तक वो सारी चीजें जो हम बनाते हैं वो बेकार जाती है। ये जो आपने रूम पोर्टेबल बनाया, इसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट आप लेके आ रहे हो और बनाएंगे। इसके साथ साथ सुनने में ये भी आप एक बहुत अच्छे शायर भी है, पोइट्री भी आप लिखते हैं, उसका सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? और पोइट्री में आपको बता दूं नेशनल अवार्ड भी इन्हें मिला है। एक्चुअली जब ये जो पोइट्री मैं बचपन से तो नहीं था इसकी तरफ, लेकिन जब एक्चुअली जब मेरे पापा की डेथ हो गई, मतलब मैं बहुत बैकवर्ड एरिया से हूँ और बहुत पुअर फैमिली से हूँ। मतलब आप यकीन नहीं कर सकते हो कि कैसी फैमिली से, कितना पुअर्टी, कितना जेला, कितनी सख्ती आई। मतलब बहुत सारी हर किस्म के लेबर, मतलब मजदूरी भी की है मैंने, बहुत सारी सख्ती उठाई है। तो जब पापा की डेथ हो गई मेरे, तो उस समय मतलब दुख हुआ था, अंदर से बहुत परेशान हुआ था। तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ के ना पोइट्री की तरफ, मतलब खुद ही पोइट्री आने लगी, खुद ही ऐसे अंदर से कुछ बातें आने लगी। जो सदमा आपको लगा था वो आप अपने शब्दों में उतार रहे थे। तो फिर उसके बाद जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो वहाँ पर जो मेरे एक टीचर थे, मैंने कहा ना कि उनका बहुत थैंकफुल हूँ मैं। तो उन्होंने मैंने वो दिखाया, तो उसके बाद उन्होंने शोबा कश्मीरी में असिस्टेंट एडिटर भी मुझे मैगजीन में रखा था। मतलब तो क्या पोइट्री थी वो जो आपने लिखी थी और जो हमारे दर्शक है वो जरूर सुनना चाहेंगे? कश्मीरी में मैं आपको कुछ चंद शायर सुनाना चाहूँगा कि एक मैंने दुआनुमा एक गज़ल लिखी थी जिस समय मुझे सदमा हुआ था कि क्या परेशानी थी, दुख था। तो एक दो चार इशार उसके सुनाना चाहता हूँ कि या खुदा नादान से वही सिज वथा खावतम बोझिल्लाह अज़्म्योनी मत खुदाई मन छावतम, कि ए इलाही मुझे अब सीधा रास्ता दिखा दे, अब मुझे गुनाह का रास्ता मतलब मुझे अच्छा रास्ता दिखा दे, अब मुझे सीधी की तरफ ले जा। तो सीधी राह दिखा दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो छुस गुनाहगार बुई खुदाया, छुम गुनाह क्या छुन पता, छुम सजा ये कम गुनाह हुकूमत खुदाई ठुकरावतम। इलाही मैं गुनहगार हूँ, ये मुझे तस्लीम है, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये जो सजा मुझे मिल रही है ये किस गुनाह की है। मुझे जो सजा मिल रही है ये मुझे पता नहीं। छुम गुनाह ये छुम सजा ये कम गुनाह हो मत खुदाई ठुकरातम। इलाही अब मुझे आप ठुकराओ मत, अगर तुम ही मुझे ठुकराओगे, आप ही मुझे ठुकराओगे तो फिर कोई मतलब ये मुझे तस्लीम है कि मैं गुनहगार हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि किस गुनाह की ये सजा है। मैंने सीना जख्म लगी यम खुदाई में हावकास, मेरे दिल में, मेरे सीने में जख्म लगे हैं। इलाही मैं ये जख्म किसको दिखाऊंगा, आपके सिवा किसको दिखाऊंगा। मैंने सीना जख्म लगमित यम जख्म हावकास, यम जख्म ते दितमित वहीं खुदाई वाला रावतम। इलाही ये जख्म भी तो तुमने ही दिए हैं, तो आप इनको ठीक भी कर सकते हो। अब मेरे इन जख्मों को ठीक कर देना। छिम यद दिलस्यम दर्द बलहान, आपने एक तरफ की कंप्लेन की हुई है भगवान से कि मुझे क्यों ये दर्द मिला। बिल्कुल। तो इसके अलावा आपने और क्या कुछ लिखा? ये सिर्फ ये तो आपने उस दौरान लिखा, और किस किस इशू पे आप लिखते थे? तो फिर मतलब एक्चुअली मैं लिखता क्या था, मैं ये आपको सच बात बताऊं, मैं ये नहीं करता था कि मैं मतलब पोइट्री बनाऊंगा और लिखूंगा, ये नहीं। तो ऑटोमेटिकली एक चीज होती थी, मैं ऑब्जर्व करता था समाज को जब फील करता था इंसान, तो वहां पर एक चीज मैंने लिखी एक जगह पे कि हवा के मौज की मानन ये फिरके न मनाते तो अच्छा था। वहां पर भी मैंने ऊपर वाले से ये बात मतलब ऐसा इजहार किया था कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लोग फिरकों में भटक गए हैं। लोग मजहब के मतलब कुछ एक फिरका एक कहता है, कुछ सब लोग कहते हैं हम ठीक है, हम ही सही है।
मतलब हिंदू अपनी तरफ से कहते हैं, मुस्लिम अपनी तरफ से कहते हैं, मुसलमानों में भी बहुत सारे फिरके अलग तरीके से कहते हैं हम ही ठीक है। तो अगर मतलब हवा की मौज की माना, जैसे हवा यहाँ से उधर आता है, उधर से इधर आता है, इस तरीके से अगर आपने ऊपर वाले ये फिरके न मनाए होते तो अच्छा था, फिर ठीक होता। मतलब सभी लोग एक ही जगह पे होते, सब ही एक ही को मानते। मतलब ऐसे मतलब एक ऑब्जर्वेशन हो जाती थी, मतलब किसी के दुख देख के ना फिर खुद ही कई लोगों से हम मिलते थे, कई लोगों को देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, फिर जाके खुद ही कुछ अल्फाज निकल जाते थे तो कि ये क्या हो रहा है। हाँ, तो फिर मैं उनको नोट करता था। तो फिर नोट करते करते मैंने कुछ लोगों को वो दिखाने शुरू किया, तो वो कहने लगे ये तो बहुत अच्छी पोइट्री है, मतलब आप तो ठीक पोइट्री लिख रहे हो, ये तो अच्छी। फिर उसके बाद में आगे आगे गया, कुछ लोगों को दिखाया, तो फिर कुछ प्रोफेसर सर को दिखाया, तो उन्होंने भी कहा कि बरकत साहब को देखो, तो उनको अच्छी लगी वो, मतलब उनको पसंद भी आई। तो अवार्ड कब मिला फिर इसका? तो उसके बाद मतलब जब हमें मतलब एक्चुअली मैं गांधी ग्लोबल फैमिली से भी कुछ काम करता था, एनजीओज है वो, तो उसके साथ मेरी मतलब ये काम होता था कि वो मतलब लोगों की जो गांधीयन साइकोलॉजी है उसको आगे तक लेना, ऐसे ऐसे काम हुआ करते। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस में होता था काम। तो फिर हमें हैदराबाद में एक बार लिया गया था, तो वहाँ पर मतलब कुछ वर्क पे और किसी इस मतलब कि पोइट्री के हवाले से एक नज़म मैंने पढ़ी थी वहाँ पे, तो उस सिलसिले में वहाँ पे एक अवार्ड मिला था। तो ये मार्केट में जो आपने ये पोर्टेबल हीटर बनाया, क्या ये मार्केट में आ चुका है? मार्केट में आ चुका है, ये लोग खरीद रहे हैं अभी से? ये जो प्रोडक्ट है अभी हमने इसको कंप्लीट किया है, इसका पेटेंट हुआ है 2017 में, 6 अक्टूबर को इसका पेटेंट हुआ था। तो मतलब अच्छे तरीके से इसका पेटेंट हुआ, एनआईएफ ने वो भी कराया, मतलब कि सारी सपोर्ट जो भी है इसमें वो एनआईएफ की तरफ से है। तो पेटेंट होने के बाद मतलब इसका ये हुआ था कि हम इसको मार्केट में लाएंगे। तो आयरन ओर इंडस्ट्री एक लोकल फर्म है, उन्होंने इसको लिया था। तो उसके बाद मतलब इसकी कुछ और मॉडिफिकेशन भी रही थी, तो उसमें उससे पहले कि मतलब इसके कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में डाले जाते हैं, कुछ लोगों के पास डाले जाते हैं, कहीं कहीं पे डाले जाते हैं, ताकि लोग ये देखें कि ये मतलब लोग उसमें ये सोचे या फीडबैक लोगों का आने वाले समय में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आप लेके आ रहे हैं जो लोगों को पसंद भी आएंगे? जिस तरह से गाँव के लिए आपने सोचा, आपने फारफलंग एरिया आपका, आपने सोचा कि किन किन प्रॉब्लम्स उनको कितनी आ रही है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो उन्हें आ रही थी सर्दियों में जब बर्फ पड़ती है तो कितनी प्रॉब्लम्स आती है। आगे आने वाले समय में क्या क्या इनोवेशन आप करने वाले हो, उनके लिए क्या कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहे हो? जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मतलब इंसान को जो आइडिया होता है ये ऐसी चीज़ होती है कि जब आप कोई प्रॉब्लम देखते हो तो प्रॉब्लम का सलूशन जो होता है तो वही एक आइडिया एक होता है। तो वो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी है, उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ हो जैसे कि इस प्रॉब्लम को दोबारा हम न देखें। तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में अभी चल रहा है, मतलब कुछ आइडियाज़ अभी भी दिए हैं एनआईएफ को, तो देखते हैं उनके बारे में क्या रिपोर्ट आती है। कुछ के एक्सेप्टेड कैटेगरी में आए हैं, कुछ तो ये चलता रहता है। जी। तो उससे बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने कीमती जानकारी देने के लिए, जो आपने इनोवेशन की है। उम्मीद है कि लोगों को भी पसंद आई होगी। और आप भी जो देख रहे हैं, अगर आपको आपके माइंड में भी कुछ है जो प्रॉब्लम आपको आ रही है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो ये कोशिश करेंगे उस पर भी कुछ बनाने के कुछ कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे। अगर किसी को मतलब किसी भी बच्चे को या किसी भी इंसान को कोई आइडिया होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो बताएगा, तो मैं उसको रास्ता दिखाऊंगा कि कहाँ से आपको हेल्प होगी, कहाँ से आपको सपोर्ट। इसके लिए आपने कोई अपना अकाउंट भी बनाया जो आपसे बातचीत करते होंगे, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं? मैंने यूट्यूब पे एक चैनल मेरा है तौसीफ अली वर्ल्ड बनाया है, तो वहाँ पर मैं कुछ आइडियाज डालता हूँ, कुछ लोगों की इनोवेशन डालता हूँ। कुछ लोग भी आपको बताते हैं आइडियाज वहाँ पे, हाँ बहुत सारे लोगों की, तो वहाँ पर तो ये तो रही इनकी इनोवेशन की बात। इसके साथ साथ प्रोग्राम के अंतिम चरण में मैं जानती हूँ कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो आपकी एक शायरी जरूर सुनना चाहेंगे। जाते जाते एक मैसेज की तरह क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अगर मैसेज में सबसे बड़ी बात एक बात कहना चाहूँगा अपने सब दोस्तों से कि वो सब मतलब अपने हिसाब से अपने अपने फील्ड में लगे हुए होते हैं, अपने अपने मकसद में लगे हुए होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब मैं उनको कोई ग्रेट मैसेज देने वाला हूँ, लेकिन बस उनसे इतना कहूँगा कि जब भी आप कुछ करना चाहते हो, कोई चीज़ बदलनी चाहते हो, कोई चेंज लाने चाहते हो, तो फिर आप सोचते हो कि यार ये इसको कौन करेगा, कौन कर सकता है। तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो इंसान वो चीज़ कर सकता है
वो आपको आईने में नजर आएगा। आप शीशे के सामने जाइए, आईने के सामने जाइए और देखिए जो इंसान आपको वहां पे नजर आएगा वही इन चीजों को कर सकता जी, है। बहुत- और दूसरी चीज, आप मेहनत करो, हार्ड वर्क करो किसी भी मामले में। ये जरूरी नहीं है कि इंसान को कामयाबी ऊपर वाले के हाथ में कहाँ तक मिलेगी, लेकिन जो इंसान ये करता है कि मेहनत करता है, हम लोगों का जो प्रॉब्लम है, हम लोग मेहनत को आधी छोड़ते हैं, उसके बाद हम करते हैं। कहते हैं कि एक्सक्यूज ढूंढना शुरू करते हैं। जैसे कि मैं करता यार, लेकिन मेरा पापा नहीं था ना, मैं करता, मैंने कोशिश की थी, लेकिन अचानक मेरे पापा की डेथ हो गई, अचानक मेरे कजिन वहां गए, वगैरह क्योंकि हम खुद ही वजह ढूंढते हैं कि किस वजह से, हाँ। एक्सक्यूज ढूंढते हैं। तो जिन लोगों को वो कहते हैं ना कि जिसको करना होता है वो करके तो ही रहता वो है। लोग मतलब उनको एक वजह चाहिए करने की, जिसको नहीं करना होता है उसको हजारों वजह मिल जाती है। हजारों वजह मिल जाती है न करने की। अगर एक ही वजह आपको करने की मिल जाए तो कुछ लोग कर जाते हैं, कुछ लोग- तौसीफ, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती जानकारी देने के लिए, एक Thank बहुत अच्छा सा मैसेज देने के लिए। तो काफी अच्छा मैसेज जो है तौसीफ ने दिया है कि अगर हम हार्ड वर्किंग से कुछ भी काम करते हैं वो सफल जरूर होता है, लेकिन हमें कोई एक्सक्यूज नहीं देनी है, क्योंकि हम कोई भी काम करने के लिए हमारे पास एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं कि हम इसे ना करें, लेकिन करने की एक वजह अपनी बना लीजिए, आप उसी में आगे एक्सेल कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको मिलवाऊंगी, तब तक के लिए देखते रहिए यंग बाइट्स।